स्टूडेंट कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्टार्ट किए थे और कुछ टाइप डिस्कस की थी। आज नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे जैसे को प्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं को प्लेनर वेक्टर। तो बच्चों ऐसे वेक्टर को हम को प्लेनर वेक्टर कहते हैं जो एक सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। अभी सेम प्लेन लाई करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लेन है एक्स वाई का, तो जितने भी वेक्टर इस प्लेन के अंदर लाई करेंगे उन सारों को हम क्या कहेंगे? ये कौन से वेक्टर हैं? को प्लेनर वेक्टर हैं, यानी जो एक ही प्लान के अंदर लाई करने वाले वेक्टर होते हैं उन्हें हम मुझे को प्लेनर वेक्टर कहते हैं। बहुत सिंपल है ना। को प्लेनर यानी सेम प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? तो ऐसे वेक्टर को हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। दीज आर दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट हमेशा के लिए फिक्स होते हैं। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या है बच्चे? कि जिनका इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं हो सकता, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। अगर बच्चे हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हम को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। को लोकलाइज वेक्टर नहीं कह सकते क्योंकि उसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं, जो फिक्स्ड वेक्टर होते हैं बच्चे, ठीक है। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से हो जाएंगे? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं रहता। तो बहुत ही ईजी डेफिनेशन थी बच्चे ये। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है पोलर वेक्टर का। पोलर वेक्टर कौन से वेक्टर को हम कहते हैं? ऐसा वेक्टर, द वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी आप पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर को याद रख सकते हो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलता है, ठीक है ना। उसे हम पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट का स्टार्ट होता है, वेलोसिटी वाला भी स्टार्ट होता है, फोर्स को भी कहीं ना कहीं से में स्टार्ट मिलती है। तो बच्चे इन वेक्टर को याद रखना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स को हम कौन सा वेक्टर कहते हैं? पोलर वेक्टर। वाई? बिकॉज इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट। अभी बच्चे नेक्स्ट है एक्शियल वेक्टर। तो एक्शियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो किसी रोटेशनल इफेक्ट के साथ आते हैं हमारे पास। यानी मान लो कोई चीज़ गोल घूम रही है तो उसके साथ जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके हम कहते हैं एक्शियल वेक्टर होते हैं। एक्शियल वेक्टर में बच्चे खास बात ये होती है कि इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डिंग्स विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। बच्चे ये रूल आपने पढ़ा भी होगा, मैं आगे भी चलकर इस रूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे एक्चुअल में ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट के साथ जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होती है, तो ऐसे वेक्टर को हम एक्चुअल रोटेशन कहते हैं। एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी आ गया बच्चे, टॉर्क आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो ये सारे के सारे एक्चुअल वेक्टर हैं हमारे पास। यानी एंगुलर वेलोसिटी है, ये भी एक्चुअल वेक्टर होता है। टॉर्क है, ये भी एक्चुअल वेक्टर होता है बच्चे, बिकॉज इसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है ना। ये उस वक्त आते हैं जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो उस वक्त ये वेक्टर अपने काम करते हैं। यानी उस वक्त इन वेक्टरों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एक्चुअल वेक्टर बच्चे हम कहते हैं। ओके। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो बच्चे पोजीशन वेक्टर वेरी वेरी सिंपल, आपने याद रखना। ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करने में हमें हेल्प करता है या हमें पोजीशन बताता है, ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो कहता है वेक्टर विच गिव्स अस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे बच्चे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक पोजीशन कोऑर्डिनेट, हमें पोजीशन वेक्टर दिया गया। मान लो हमें पी का बचे ना, हमें पी की पोजीशन निकालनी, तो हमने क्या किया? ओरिजिन से एक लाइन ड्रा कर दी, स्ट्रेट लाइन जो पी के साथ जुड़ती है बच्चे। जो ये जो ओ पी बना ना हमारे पास, इसी ओ पी को हम क्या कहते हैं? कि पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ओ का, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने क्या, देखो फिर से बच्चे मैं बता रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जो पार्टिकल की पोजीशन के बारे में हमें बताता है। हमने कंसिडर किया हमारे पास, कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लान। हमने एक्स वाई प्लान के अंदर एक पार्टिकल ले लिया जो मोशन में, और मान लो ओरिजिन उसका जो वो कहाँ पर, एक्स वाई प्लान का ओ पर। सपोज करो बच्चे ऑब्जेक्ट पी पर था। कहाँ पर था? किसी पॉइंट पी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट था किसी भी समय। उस वक्त ओपी जो होगी, जो ओपी लाइन बच्चे होगी, वो हमें क्या बताएगी? पोजीशन बताएगी किसका? पी का। यानी पोजीशन वेक्टर है ये। बच्चे दो बातें प्रोवाइड करता है। एक तो इनमें स्ट्रेट लाइन के बारे में बताता है, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है। और दूसरा बच्चा हमें पोजीशन वेक्टर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? भाई डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, ये वेक्टर समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चे क्या होता है हमारे पास? देखो ऐसा बच्चा आपने याद रखना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लो आपके पास दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, आपने पॉइंट पी से पॉइंट क्यू शिफ्ट किया, या कोई पार्टिकल था वो पॉइंट पी से कहाँ चला गया? पॉइंट क्यू तक चला गया। तो बच्चे ये वेक्टर जो होगा जो पी से क्यू तक हमें बताएगा कि पार्टिकल जो क्या है, इसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं, क्या है?
कहता है इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स अस हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, यानी कितना और किस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। इसी को बच्चे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जब पोजीशन चेंज होती है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो बातें बताता है, किस डायरेक्शन में और कितना पोजीशन चेंज हुआ है। बच्चे उसके लिए हमने फिर से कंसिडर कर लिया, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर। सपोज करो बच्चे वो ऑब्जेक्ट पी से शिफ्ट करके कहाँ चला जाता है, के ऊपर, और जब पी पर था तो उस वक्त टाइम टी था, और जब के ऊपर पहुंचे तो टाइम बचे कितना हो गया, टी डैश। मान लो 2 सेकंड था यहाँ पर, 2 सेकंड के बाद 4 सेकंड पर यहाँ पर पहुँच गया, एज शोन इन द फिगर। उस वक्त बच्चे जो पी क्यू वेक्टर होगा, ये जो पी क्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक, यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चे होता है। ठीक है बच्चे, इसकी एग्जांपल देख लो। पोजीशन वेक्टर की मान लो कहता है आपके पास एक पार्टिकल है बच्चे, position of a particle in rectangular coordinate system is 3 to 5, then the its position vector will be। देखो बच्चे हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। ये है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है 3 to 5। बच्चे देखो ये अंडरस्टूड है, जो पहला कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस को शो करता है, दूसरा वाई एक्सिस को, तीसरा जेड एक्सिस को शो करने वाला है। तो बच्चे इसकी हम पोजीशन को ओपी से मेज़र कर लेते हैं कि ओपी है। अभी ओपी बराबर किसके होगा, ओपी बराबर होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अगर बच्चे हम स्पेस, अगर हम एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो याद रखना पोजीशन वेक्टर निकालने का जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, आपने याद रखना है कि ओपी वेक्टर जो बच्चे बराबर होता है वो होता है एक्स आई के प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। बच्चे ये आई जे के मैंने आपको बता रखा है यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक्स की डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर है, वाई की डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर है, और जेड की डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर बच्चे एक्स की वैल्यू क्या है 3, साथ में आई, वाई की वैल्यू क्या है 2, साथ में क्या आ जाएगा जे, और प्लस जेड की जगह आ जाएगा 5, और बच्चे क्या आ जाएगा साथ में के आ जाएगा। तो बच्चे ये आपका क्या निकल गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो बच्चे 3i प्लस 2j प्लस 5 के, यहाँ पर ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा बच्चे, मैंने किस तरीके से आपको बता दिया ये। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। ओके, अच्छा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का। कहता है एक पॉइंट है जो पी से क्यू शिफ्ट कर रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। बच्चे देखो अभी यहाँ पर वही एक्स वाई जेड प्लेन की बात है बच्चे फिर से। ठीक है, और मान लो हमारे पास जो ओ पी वेक्टर है वो बराबर आता है कि इसके, मैं बताता हूँ आपको 2i के। बच्चे अब सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्स को शो करेगा, ये वाई को और ये जेड को, तो हम सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर 3j प्लस 5 के। ये बच्चे वो आपका ओ पी आ गया, और ओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k के बराबर हो जाएगा। और ये बच्चे ये कह रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पी से क्यू, तो वो निकालने का बच्चे तरीका क्या, आप इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी ओ क्यू माइनस ओ पी कर दो। ठीक है, तो बच्चे देखो हम करते हैं माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस करके देखो, तो बच्चे इसको इसमें से निकालो, 4 को 3 में से निकालो, और 5 को 5 में से निकालो, तो बच्चे आंसर मिल जाएगा। देखो 3 को 2 से निकालेंगे तो आएगा बच्चे 1i। मैं बच्चे इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो 1i वेक्टर। फिर क्या होगा, प्लस 4 में से 3 को निकालो तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये भी आ जाएगा जे वेक्टर, 1j वेक्टर आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 0k वेक्टर। तो इन सिंपल बच्चे ये क्या बचेगा हमारे पास, i प्लस जे बच जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर बच्चे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाए। बच्चे मैंने आपको ये भी न्यूमेरिकल करवा दिया किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। डेल्टा एक्स है ये 3 - 2 को शो करे, डेल्टा वाई 4 - 3 को, डेल्टा जेड 5 - 5 को, जो मैंने बच्चे एक्सप्लेन कर दिया है। अभी बच्चे हमारे पास जब हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस वक्त होता क्या हमारे पास। ठीक है, तो चलो बच्चे देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। कहते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई गिवन वेक्टर बाई ए, भैया रियल नंबर n, हमने किसी नंबर n से हमने किसी वेक्टर a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट एन ए, हमें बच्चे क्या मिलेगा n इंटू ए। अभी इस वेक्टर के साथ होगा क्या, जब एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है बच्चे क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड जो न्यू वेक्टर का हमें मिलेगा वो n टाइम्स इंक्रीज कर चुका होगा। मान लो मैंने किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो मान लो मैंने वेलोसिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वेलोसिटी बचेगी ना, सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड दी गई थी। ठीक है, तो अभी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, 4 मीटर। यानी जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उतना टाइम क्या करेगी बच्चे, इंक्रीज कर जाएगी, और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहली बात ये हो जाएगी। दूसरी बात बच्चे क्या, डायरेक्शन जो है ना वो सेम रहेगी। अगर तो n पॉजिटिव होगा, क्या होगा बच्चे, अगर रियल नंबर पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन होगी, अगर n अपोजिट होगा
तो अगर अपोजिट होगा तो बच्चे फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन आपको मिलेगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर बच्चे दोनों बातें बता दी आपको। देखो अगर एन पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन होगी, अगर एन नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। और बच्चे अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट सेम होने वाले हैं, ओके। अच्छा बच्चे नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। तो बच्चे अच्छे से इस पर आपको समझना है। कहता है इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। मान लो बच्चे एक वेक्टर ऐसा था, दूसरा वेक्टर यहाँ से ऐसा चला गया, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा बच्चे किस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। तो कहता है उस वक्त क्या होता है, रिजल्टेंट जो है ना वो कम्प्लीटली बच्चे क्या होता है, थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास होती है टेकन इन द अपोजिट और द ट्राइंगल। बच्चे क्या कहता है, अगर आप क्या कर सकते हो, दो वेक्टरों को ऐड करना चाहते हो तो अगर वो तो सेम ऑर्डर में है बच्चे, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक का हेड है और दूसरे की टेल से स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त आप उन दो वेक्टर की जो थर्ड साइड आपके पास आ जाएगी वही आपका बच्चे उन दो वेक्टरों का सम निकलेगा और वही डायरेक्शन भी बताएगा और वही मैग्नीट्यूड भी बताएगा। तो वेक्टर की डायरेक्शन अभी क्या हो और मैग्नीट्यूड बच्चे क्या होने वाला है। तो इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of triangle। चलो बच्चे देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। सपोज करो हमारे पास बच्चे दो वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है बच्चे हमारे पास, ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास एक वेक्टर बच्चे ए है, ये आ गया ए वेक्टर, एक वेक्टर बच्चे क्या आ गया बी आ गया। अभी बच्चे इनको हमने ऐड करें तो हम क्या करेंगे, ये जो बी वेक्टर है इसकी जो टेल है ये आप यहाँ कहाँ पर रखोगे, इस ए वेक्टर के हेड के ऊपर लाके, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास इस तरीके से कि ये ट्राइंगल की शेप बनने वाली, यानी दो साइड्स हमें मिल गई, ठीक है। अब ओ से बच्चे क्या हुआ है, लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी। अब ये थर्ड साइड होगी ना, यही बच्चे इन दोनों का क्या बताएगी, आपको सम बताएगी कि इसका सम कितना होगा, ठीक है। देखो तो ड्रा वेक्टर ओपी जो ए को शो कर रहा होगा और पैरेलल भी होगा, और बच्चे फिर फ्रॉम हेड पी टू ओपी, फिर पी के हेड से अब ओपी वेक्टर ड्रा, ओपी जो वेक्टर है उसके हेड से ड्रा वेक्टर पी के, और एक वेक्टर पी के ड्रा करो ये वाला, ठीक है, जो इक्वल एंड पैरेलल होगा बी वेक्टर के बच्चे, ठीक है। देन द रिजल्टेंट वेक्टर बाई ओ क्यू, बच्चे जो ओ क्यू होगा ये रिजल्टेंट होगा। आप ओ क्यू लाइन को जब ज्वाइन करोगे विच जॉइंस द टेल ऑफ ए की टेल से क्यू के हेड पर या बी के हेड पर बच्चे जाके ये जुड़ेगी लाइन। तो बच्चे ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन। बच्चे देखो हमेशा याद रखना ट्राइंगुलर लॉ हम कब लगाएंगे, जब एक वेक्टर का, देखो इस तरीके से ये वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर की यहाँ पर टेल आ जाएगी, ठीक है। उस वक्त हम ये वाला रूल बच्चे लगाते हैं और कहता है कि जो थर्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चे ये जो थर्ड साइड होगी हमारे पास यही क्या शो करेगी, वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज को शो करेगी, यानी थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या शो करती है, ये वेक्टर है आपके पास बच्चे, ठीक है। इन सिंपल बच्चे अगर मैं बताऊँ आपको, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है 2 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। तो इन दोनों का सम बच्चे कितना होगा, वो हो जाएगी थर्ड साइड ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अभी इन दोनों को बच्चे थर्ड साइड 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इन दोनों को प्लस करो आप, दूसरी तीसरी साइड के बराबर वो निकलेगा। तो चलिए बच्चे आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम थर्ड साइड निकालते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड वगैरह की बच्चे हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।